हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक ठाकुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जॉन टेक के BC2Q प्रोग्राम में। ठीक है सर। तो आज बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे पास। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे से रिलेटेड, मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे BC2Q में। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और जहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्ड होता है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन मेनली यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास द कर्व प्रोवाइडेड, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट, द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड। देखो साहब, अगर मैं बात करूं कि कर्व जो प्रोवाइड की जाती है चेंज ऑफ ग्रेडियंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन है वो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व। सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज ट्रांजिशन कर्व। थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज रिवर्स कर्व। और डी जो मेरे पास ऑप्शन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं साहब? वर्टिकल कर्व। तो कहीं पे भी अगर हम बात करेंगे किसकी? चेंज ऑफ ग्रेडियंट की। किसकी बात करेंगे? चेंज ऑफ ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट को अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक और नाम से जानते होंगे, स्लोप के नाम से। किसके नाम से साहब? स्लोप के नाम से भी ग्रेडियंट को हम जानते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी अगर बात होगी चेंज ऑफ ग्रेडियंट की, इसका मतलब क्या होगा? देखो सपोज दैट ये मेरे पास कोई भी एक स्लोप है n1, ठीक है, और ये मेरे पास कोई भी एक स्लोप है n2। क्या है मेरे पास? स्लोप n2। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास n1 जो है इज नॉट इक्वल्स टू n2। मतलब ये जो मेरे पास स्लोप हैं वो कैसी हैं साहब? अलग अलग स्लोप हैं, डिफरेंट स्लोप हैं। तो बात कर रहा है वो कि जहाँ पे भी चेंज ऑफ ग्रेडियंट आएगा, जहाँ पे भी स्लोप चेंज होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूंगा तो स्लोप क्या हो रही है? बेसिकली चेंज हो रही है। स्लोप क्या हो रही है? बेसिकली चेंज हो रही है। तो उस केस में मैं कौन सी कर्व प्रोवाइड करूंगा? तो इस केस में जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कौन सी साहब? वर्टिकल कर्व। कौन सी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग? वर्टिकल कर्व प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें भी जो हमारे पास दो कर्व होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट जो होती है मेरे पास वो होती है समिट कर्व, और सेकंड जो होती है मेरे पास वो होती है वैली कर्व। समिट का मतलब जो होता है वो होता है कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, या एक पर्टिकुलर बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट को शो करना, हाईएस्ट पॉइंट को शो करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ समिट। और अगर मैं बात करूंगा वैली की, तो वैली का मतलब आप बखूबी समझते होंगे कि खाई जो होती है, गड्ढा जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब? वैली बोलते हैं। वहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे भी क्या चेंज होती है साहब? स्लोप जो होती है वो चेंज होती है, या मैं बोल सकता हूँ ग्रेडियंट जो होती है वो क्या होती है साहब? चेंज होती है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस कर्व को तो मैंने बोल दिया क्या साहब? समिट कर्व। क्या बोल दिया? समिट कर्व। ठीक है, और समिट कर्व किसका टाइप है? एक वर्टिकल कर्व का। किसका टाइप है? वर्टिकल कर्व का। और यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ ग्रेडियंट है, यहाँ पे मेरे पास स्लोप चेंज हो रही है। जहाँ पे मेरे पास देखो ये मेरे पास कर्व थी, उस पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की है। क्या ड्रॉ की है मैंने? टेंजेंट ड्रॉ की है, जिनकी जो मेरे पास स्लोप है वो है n1 और n2। इन टेंजेंट की अगर मैं बात करूँगा, ये टेंजेंट जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे जाके मीट करेंगे, वहाँ पे मेरे पास जो एंगल होगा ये कैपिटल N, ये होता है मेरे पास डेविएशन एंगल। ये एंगल जो होता है हमारे पास वो क्या आता है साहब? डेविएशन एंगल, जो कि होता है किसके इक्वल? डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट। किसके इक्वल होता है साहब? डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखो यहाँ पे जो n1 मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ से मैं चढ़ता जाऊंगा, इसका मतलब ग्रेडियंट जो है मेरे पास, स्लोप जो है मेरे पास वो कैसी है साहब? पॉजिटिव। जो मेरे पास स्लोप है वो कैसी है? पॉजिटिव। जबकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो मेरे पास n2 है, तो देखो इस कर्व पे अगर मैं सपोज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर कोई भी व्हीकल चढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो क्या जाएगा? अप ग्रेडियंट जाएगा। वो क्या जाएगा? अप ग्रेडियंट जाएगा, ऊपर जाएगा स्लोप पे। इसका मतलब जो मेरे पास अप ग्रेडियंट होगा उसको मैं क्या लेके चलूंगा? स्लोप को यहाँ पे पॉजिटिव। क्या लेके चलूंगा? पॉजिटिव। और जो मेरे पास डाउन ग्रेडियंट होगा उसको मैं क्या लेके चलूंगा? नेगेटिव। क्या लूंगा? नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कर्व को ध्यान से देखूं जो कि मेरे पास है समिट कर्व, इस कर्व को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो देखो साहब यहाँ पे तो मेरा व्हीकल चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, अप ग्रेडियंट पे जाएगा। इसका मतलब n1 जो हो गया मेरे पास वो पॉजिटिव हो गया, और n2 जो हो गया मेरे पास वो क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो क्या होगा साहब?
कहीं ना कहीं डाउन ग्रेडियंट होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं डाउन ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला कि डेविएशन एंगल जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग केसेस के लिए। तो मैंने बोला कि एन जो होता है वो होता है मेरे पास डेविएशन एंगल जो कि डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट को शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, डिफरेंस लूंगा ग्रेडियंट का, तो देखो मैंने बोला n1 को तो मैं क्या लूंगा साहब? पॉजिटिव लूंगा। क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। और अगर मैं बात करूंगा n2 की, डिफरेंस होता है इसका मतलब माइनस लगाऊंगा, और n2 की अगर मैं बात करूंगा तो वह है मेरे पास डाउन ग्रेडियंट ऑलरेडी, इसका मतलब उसको भी मैं क्या ले लूंगा? नेगेटिव। इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा n1 माइनस माइनस प्लस n2। क्या हो जाएगा मेरे पास? n1 प्लस n2। और यही मेरे पास केस बनता है कि जब मेरे पास एक अपग्रेडियंट है और दूसरी मेरे पास डाउन ग्रेडियंट है, उस केस में मेरे पास जो डेविएशन एंगल होता है वो होता है मैक्सिमम। डेविएशन एंगल जो होता है वो मेरे पास कैसा होता है साहब? मैक्सिमम। ये केस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डेविएशन एंगल किस केस में हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो अगर मेरे पास एक अपग्रेडियंट है और दूसरी मेरे पास डाउन ग्रेडियंट है डिफरेंट स्लोप का, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो मेरे पास केस होगा वो कैसा होगा साहब? मैक्सिमम डेविएशन एंगल का। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने बात की कि जहाँ पे भी चेंज ऑफ ग्रेडियंट होगा वहाँ पे बात होंगी वर्टिकल कर्व की, और वर्टिकल कर्व में भी मेरे पास दो कर्व होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक होगी मेरे पास समिट कर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरी होगी मेरे पास वैली कर्व। दूसरी जो मेरे पास कर्व होगी वो कुछ होगी इस तरीके से मेरे पास वैली कर्व, ठीक है। इस वैली कर्व पे अगर मैं बात करूँगा, ये टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना, ये टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे जो मुझे एंगल मिलेगा वो क्या लगेगा मेरे पास? कैपिटल एन मतलब डेविएशन एंगल। क्या कहलाएगा? कैपिटल एन मतलब डेविएशन एंगल। इसमें मेरे पास अलग अलग केसेस बन जाते हैं, लाइक कि एक मेरे पास अपग्रेडियंट है स्लोप, दूसरी मेरे पास स्ट्रेट है, या मेरे पास एक अपग्रेडियंट है दूसरी मेरे पास डाउन ग्रेडियंट है, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट केसेस बनते जाते हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत और आपत्ति का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है साहब? मुद्दा ये है कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि डेविएशन एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे। हमें पता है कि डेविएशन एंगल जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट होता है। अब ग्रेडियंट मेरे पास पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ले लेना, उसको नेगेटिव हो तो नेगेटिव ले लेना, स्ट्रेट हो तो जीरो ले लेना। स्ट्रेट अगर लिखा हुआ है तो क्या ले लेना है सब? उसको जीरो ले लेना है। उसी के थ्रू हमारे पास हर केस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेविएशन एंगल बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कर्व हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी वैली कर्व। ये मेरे पास जो कर्व हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साहब? वैली कर्व, विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वर्टिकल कर्व, विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वर्टिकल कर्व। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू कि चेंज ऑफ ग्रेडियंट जो होता है वो कौन सी कर्व में होता है साहब? वर्टिकल कर्व में। कौन सी में होता है? वर्टिकल कर्व में। बात समझ में आती है? ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं, द कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड। द कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड। अब ये कैम्बर क्या बोला है साहब? कैम्बर जो हमारे पास होता है वो कहीं ना कहीं मेरे पास शो करता है किसको साहब? ग्रेडियंट को या स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ग्रेडियंट को या स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, या मैं बोलूँगा और क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम ग्रेडियंट को शो करता है। किसको शो करता है साहब? मिनिमम ग्रेडियंट को शो करता है। कौन? कैम्बर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कैम्बर हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में यहाँ पे रोड पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँगा कैम्बर की, ठीक है, तो कैम्बर बेसिकली जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? सपोज दैट अगर मैं बात करूँगा, देखो एक तो मेरे पास, एक तो मैं रोड बना सकता हूँ ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, ये मेरे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन है रोड का। क्या है साहब? क्रॉस सेक्शन है। एक तो मैं बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट रोड बना सकता हूँ, लेकिन तुमने देखा होगा कि जनरली जो रोड होते हैं वो कैसे होते हैं साहब? थोड़ा सा कर्व में होते हैं। थोड़ा सा किस में होते हैं? कर्व में होते हैं। कैसे? ऐसा क्यों होता है कि अगर रेनी सीजन में अगर यहाँ पे बारिश आई तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा साहब? एक्यूमुलेट हो जाएगा यहीं पे। वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा यहीं पे। और अगर वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है किस किस के बीच में? बिटुमिन के बीच में और एग्रीगेट के बीच में। जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है बिटुमिन के बीच में और एग्रीगेट के बीच में, उस बॉन्ड को क्या करेगा? ये वाटर ब्रेक करेगा। उस बॉन्ड को क्या करेगा? ये वाटर ब्रेक करेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगह आप लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि रोड क्या है साहब? जल्दी उखड़ गई। क्या बोलते हैं? रोड क्या है? जल्दी उखड़ गई। क्या रीज़न है उसका? यही तो रीज़न है साहब, प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज नहीं था। प्रॉपर वहाँ पे क्या नहीं था? ड्रेनेज जो था वो प्रॉपर नहीं था। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि वो जो कैम्बर प्रोवाइड कराया गया था वहाँ उस रोड पे वो प्रॉपर नहीं था। और अगर मेरे पास कैम्बर प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया गया है इसका मतलब लेटरल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या कहलाएगी साहब? लेटरल डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में मेरे पास व्हीकल मूव करेगा उस डायरेक्शन में मैं क्या बोलूँगा?
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसको मैं क्या बोलूँगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में सही तरीके से कैम्बर प्रोवाइडेड नहीं था या ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं थी, या मिनिमम ग्रेडियंट जो होनी चाहिए वो प्रोवाइडेड नहीं थी, इसीलिए जो बिटुमिन का और जो मेरे पास कोर एग्रीगेट का जो बॉन्ड बना हुआ था, जो कौन सा बॉन्ड होगा साहब, कौन सा होगा, एडहेसिव बॉन्ड। कौन सा होगा, एडहेसिव बॉन्ड। एडहेसिव बॉन्ड क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा जी एडहेसिव बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में या डिफरेंट कंपाउंड के बीच में, ठीक है ना, डिफरेंट कंपाउंड के बीच में जो मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, एडहेसिव फोर्स। और जो मेरे पास सेम टाइम के पार्टिकल में या सेम कंपाउंड में मेरे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको मैं जानता हूँ किस नाम से साहब, कोहेजन फोर्स के नाम से। किस नाम से, कोहेजन फोर्स के नाम से। बात समझ में आती है, बिल्कुल। बिटुमिन का ही अगर मैं इंटरनली बात करूं तो जो उसमें बॉन्ड होगा या जो उसमें फोर्स होगा वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स। बट अगर मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट की और बिटुमिन की, अगर मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरे पास बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा साहब, एडहेसिव। कौन सा होगा, एडहेसिव। तो ये जो एडहेसिव बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा कौन सा, जो मेरे पास वाटर आ रहा है ऊपर से, ठीक है ना, रेनी सीजन के थ्रू, क्योंकि यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा साहब, व्हीकल तो चलेंगे ही, क्योंकि वो तो वाटर का वेट करेंगे नहीं, व्हीकल चलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैं एक मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देता हूँ रोड में, जिसको मैं कैम्बर के नाम से जानता हूँ, जिसको मैं कैम्बर के नाम से जानता हूँ, अगर मैं ये प्रोवाइड करा देता हूँ तो जितना भी यहाँ पे वाटर होगा, जितना भी वाटर आएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा साहब, लेटरल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा साहब, चला जाएगा। अगर लेटरल डायरेक्शन में वाटर चला जाएगा, इसका मतलब तो क्या होगा साहब कि वाटर जा चुका है। अब हमारे पास एडहेसिव जो बॉन्ड है किस किस के बीच में, बिटुमिन के बीच में और एग्रीगेट के बीच में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो हमारे पास रोड है उसकी जो लाइफ स्पान होगा, जो लाइफ पीरियड होगा उसका, वो बेसिकली क्या होगा, हो जाएगा साहब, इम्प्रूव हो जाएगा। वो बेसिकली क्या हो जाएगा साहब, इम्प्रूव हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो कैम्बर होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब किसी भी रोड को हम डिज़ाइन करते हैं। बात समझ में आती है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा, मैंने बोला कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन कौन सा, इफेक्टिव ड्रेनेज। बात तो सही बोल रहा है। सेकंड है हमारे पास क्या, काउंटर एक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नो। हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, नो। ऑल ऑफ द अबव, नहीं साहब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा साहब, कैम्बर का जो हमारे पास ओनली जो हमारे पास एक रीज़न होता है वो क्या होता है साहब, इफेक्टिव ड्रेनेज को प्रोवाइड कराना। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज नोन एज। बॉटम मोस्ट मतलब सबसे नीचे जो मेरे पास लेयर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है साहब, सब बेस कोर्स, सब ग्रेड, वियरिंग कोर्स और बेस कोर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो देखो साहब, ये है कहीं ना कहीं मेरे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। सबसे नीचे जो मेरे पास लेयर होती है, ठीक है ना, जो मेरे पास लेयर होती है बेसिकली सॉइल की, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से साहब, सब ग्रेड के नाम से। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं साहब, सब ग्रेड के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो मेरे पास लेयर होती है उसको हम लोग जानते हैं सब बेस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, सब बेस कोर्स के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास सब बेस कोर्स। उसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास जो होती है लेयर उसको हम लोग जानते हैं बेस कोर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बेस कोर्स के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर जो मेरे पास लेयर होती है अपर लेयर, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, बियरिंग कोर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बियरिंग कोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है ना, बिल्कुल। या फिर सरफेस कोर्स के नाम से हम जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, सरफेस कोर्स के नाम से हम जानते हैं इसको। बात समझ आती है, बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला क्वेश्चन में जो पूछा गया वो क्या पूछा गया था, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। तो मैंने बोला कि सबसे बॉटम मोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम सब ग्रेड। क्या बोलेंगे सर, सब ग्रेड। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सॉइल होती है, उसके ऊपर बेसिकली हमारे पास जो होता है वो
थोड़ा सा क्रस्ड करके मटेरियल को डाला जाता है, जिसको हम सब बेस कोर्स के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर जो हमारे पास डाला जाता है वो कोर्स एग्रीगेट डाले जाते हैं, ठीक है ना, बोल्डर्स टाइप के डाले जाते हैं। और उसके ऊपर जो होती है हमारे पास वो सरफेस कोर्स होती है, जिसमें एक स्मूथ लेयर को हम लोग बिछा देते हैं, स्मूथ लेयर को हम लोग बिछा देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारे पास लेआउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट। तो ये क्या हो गया बेसिकली हमारे पास सब ग्रेड, क्या हो गया सब ग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है साहब, किसकी बात कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। तो देखो साहब, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सर्कुलर कर्व में, अगर मेरे पास कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो क्या होगा? मौत का कुआं देखा होगा आपने क्या देखा होगा साहब? मौत का कुआं देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसमें जो होता है बेसिकली वो मेरे पास जो कर्व होती है वो कौन सी होती है? सर्कुलर कर्व। कौन सी होती है? सर्कुलर कर्व। वहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इस सर्कुलर कर्व की, ठीक है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मेरे पास फोर्स अप्लाई होगा वो होगा मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा होगा साहब? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेम चीज़ होती है मौत के कुएं में कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास क्या अप्लाई हो रहा है साहब? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि जो बाइक है, जो गाड़ी है, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर गाड़ी मेरी ऐसे भी चलती है तो इतनी स्पीडली चलती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या कर देता है? बेसिकली बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। अगर वहां पे स्पीड कम हुई तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा उसका बैलेंस बिगड़ेगा और गाड़ी क्या हो जाती है साहब? गिर जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू mv² ओवर आर। क्या होता है सर? mv² ओवर आर। और मुझे पता है कि जो मेरे पास वेट होता है किसी बॉडी का वो इक्वल्स टू होता है mg के। किसके इक्वल होता है? mg के। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा वेट अपॉन g। क्या हो जाएगा मेरे पास? m इक्वल्स टू वेट अपॉन g। अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पुट करूंगा तो मेरे पास बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो आ जाएगा मेरे पास WV² अपॉन जी आर। कितना आ जाएगा? WV² अपॉन जी इंटू आर। तो ये मेरे पास हो गया क्या साहब? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ए है हमारे पास W इंटू वी अपॉन जी आर स्क्वायर। नहीं साहब, ऐसा तो नहीं आ रहा। सी ऑप्शन है मेरे पास WV जी इंटू आर। नहीं, WV² अपॉन जी आर स्क्वायर। नहीं, क्या है मेरे पास? बी ऑप्शन सही होना चाहिए। WV² अपॉन जी इंटू आर, WV² अपॉन जी इंटू आर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे पास? वो हो गया मेरे पास बॉम्बे। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा साहब? करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है ना, तो आप लोगों का माइंड मेकअप जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि हाँ जी मुझे कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम थोड़ा कम लगना चाहिए। टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगना चाहिए? थोड़ा कम लगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है ना। और टाइम जो मिलता है एग्जाम में वो क्या मिलता है साहब? कम मिलता है। वो क्या मिलता है? कम मिलता है। ऐसा नहीं है जो पेपर आता है उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व कर सकते हैं, बट विद इन टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स। तो किसकी बात कर रहा है साहब? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट। बिल्कुल। देखो पहले तो एक बात समझिए, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी बात कर रहा हूँ, दो तरीके के हमारे पास लोड होते हैं। एक होता है मेरे पास इम्पैक्ट लोड। कौन सा होता है साहब? इम्पैक्ट लोड। और एक होता है मेरे पास ग्रेजुअल लोड। कौन सा होता है? ग्रेजुअल लोड। ये मेरे पास दो तरीके के लोड है, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, देखो एक तो हम टेस्ट करते हैं कौन सा? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। हाँ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट है वो हमारे पास इम्पैक्ट वैल्यू का, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर द एग्रीगेट। बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में हम लोग क्या लगा रहे हैं? लोड ही अप्लाई कर रहे हैं। दोनों में हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? लोड अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड दोनों एक ही है? क्या इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड दोनों एक ही हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो क्या डिफरेंस है साहब? डिफरेंस जो होता है मेनली इन दोनों में वो ये होता है, ग्रेजुअल लोड का मतलब ये हो गया कि देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, बिल्कुल।
इस चीज़ से मैं इस पर लोड लगाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ से पेन से मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ सर, लोड लगा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे इसके मैं पास लेके आ गया इस बॉडी को जिस पे मैं लोड लगाना चाह रहा हूँ, पास लगा के लेके आके इसको मैंने टच किया, और अब 0 से लेके जितना मुझे लोड लगाना है या तब तक मैं लोड अप्लाई करता रहूँगा एक पर्टिकुलर रेट से जब तक ये बॉडी ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये बॉडी ब्रेक ना हो जाए। ठीक है साहब, ये होता है मेरे पास ग्रेजुअली लोड या ग्रेजुअल लोड। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगा इम्पैक्ट लोड की, तो इम्पैक्ट लोड क्या होगा, ये बॉडी तो मेरी यहीं रखी है, लेकिन यहां से एक पर्टिकुलर हाइट से, ऐसे अगर मैं देखूं तो एक पर्टिकुलर हाइट से क्या होगा, इस लोड को मैं छोड़ूंगा और वो क्या डालेगा, इस पर इम्पैक्ट डालेगा। क्या डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। अगर सेम इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा ग्रेजुअल लोड की, और सेम इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा इम्पैक्ट लोड की, तो कौन ज्यादा खतरनाक होगा, इम्पैक्ट लोड। कौन ज्यादा खतरनाक होगा, इम्पैक्ट लोड, क्योंकि यहां पे लोड की इंटेंसिटी तो है ही, साथ के साथ ये जो हाइट से मैं गिरा रहा हूं इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डेवलप होगी वो भी क्या कर देगी, इंटेंसिटी को बढ़ा देगी। वो भी क्या करेगी, इंटेंसिटी को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। इसीलिए इंपैक्ट लोड जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू ग्रेजुअल लोड। क्रशिंग स्ट्रेंथ जब भी मैं किसी भी एग्रीगेट की, किसी क्यूब की, किसी भी चीज की अगर मैं चेक करूंगा तो मैं करूंगा ग्रेजुअल लोड के थ्रू। और अगर मैं इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं कौन सा लोड लगाऊंगा, यहाँ पे इंपैक्ट लोड लगाऊंगा। आई होप आप लोगों को इंपैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट। तो बेसिकली इंपैक्ट लोड लगा के इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं साहब, वो तो ग्रेजुअल लोड से करते हैं हम लोग। ड्यूरेबिलिटी नो सर, ड्यूरेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं एवरेजन को शो कर रही है। हार्डनेस नो सर, ठीक है ना, बिल्कुल हार्डनेस बेसिकली एवरेजन को शो कर रही है, और ये ड्यूरेबिलिटी शो कर रही है कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि इंपैक्ट लोड के थ्रू हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं साहब टफनेस। किसको चेक कर रहे हैं हम लोग, टफनेस को हम लोग शो कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 2001 इज। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप साइन का जो हमारे पास साइन होता है, ठीक है ना, वो किस तरीके का होता है, किस शेप का होता है पर्टिकुलरली, वो पूछा जा रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्टॉप का साइन होता है वो होता है कहीं ना कहीं हमारे पास कैसा सा, ऑक्टागोनल। कैसा होता है, ऑक्टागोनल। हेक्सागोनल बन जाएगा ये तो, ठीक है, ऑक्टागोनल बनाते हैं साहब। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ले लो, कहीं मिस हो गई। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ पे मेरे पास 8 साइड होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन की, उसको मैं किस नाम से जानूंगा साहब, ऑक्टागोनल के नाम से। किस नाम से जानूंगा, ऑक्टागोनल के नाम से जानूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सिंबल होता है वो किसका होता है साहब, किसका होता है, अब तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बिल्कुल। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं साहब, ऑक्टागोनल के नाम से हम लोग जानते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूंगा कि ऑक्टागोनल जो साइन है वो होता है साहब किसका साइन, स्टॉप का साइन। किसका होता है, स्टॉप का साइन होता है। ठीक है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बिल्कुल वार्न करता है ये बेसिकली। अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड होता है वो होता है कहीं ना कहीं वाइट। जो इसका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है साहब, वाइट होता है। और जो इसका बॉर्डर होता है उसका जो कलर होता है बॉर्डर का, वो होता है साहब, बॉर्डर का कलर कैसा, रेड। कैसा होता है साहब, रेड कलर होता है किसका, बॉर्डर का। और जो बैकग्राउंड होता है इसका वो कैसा होता है साहब, वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट होता है। बात समझ आई, ठीक है साहब। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा साहब, ऑक्टागोनल। कौन सा हो जाएगा, ऑक्टागोनल। ठीक है साहब, बिल्कुल। जो वार्निंग के हमारे पास जो साइन होते हैं, ठीक है ना, वो जनरली जो शेप के होते हैं वो होते हैं सर्कुलर। कैसे होते हैं साहब, सर्कुलर। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ऑक्टागोनल और ट्रायंगुलर जो होते हैं वो होते हैं 2 एक्सेप्शन। क्या होते हैं, 2 एक्सेप्शन। स्टॉप का साइन,
ठीक है ना। और ट्रायंगुलर जो होता है मेरे पास वे का जो साइन होता है वो दोनों जो होते हैं मेरे पास वो कैसे होते हैं साहब, एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को याद रखना है कि स्टॉप साइन जो होता है वो किसका होता है साहब, ऑक्टागोनल का शेप का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कि अगर मैं प्लेन एरियाज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगी, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, वी वेलोसिटी को शो कर रहा है, आर जो है वो मेरे पास रेडियस ऑफ द कर्व को शो कर रहा है, ठीक है बिल्कुल। ट्रांजिशन कर्व की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन कर्व क्या शो करता है, तो देखो साहब अगर मैं बात करूंगा ट्रांजिशन कर्व की, तो अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, मेरे पास क्या है साहब, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है ये, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास कर्व होगी, फर्स्ट जो होगा मेरे पास वो होगी साहब स्ट्रेट कर्व। पहली जो मेरे पास कर्व होगी जहां से स्टार्टिंग होगी वो कहलाएगी मेरे पास क्या साहब, स्ट्रेट कर्व। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कर्व में एक जो मेरे पास मिडिल पोर्शन होता है, जो मेरे पास मिडिल कर्व होती है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, सर्कुलर कर्व के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग, सर्कुलर कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूंगा इस स्ट्रेट कर्व को इस सर्कुलर कर्व से मिलाने के लिए मुझे एक कर्व की जरूरत पड़ती है जिसको मैं जानता हूं किस नाम से साहब, ट्रांजिशन कर्व के नाम से। किस नाम से जानता हूं, ट्रांजिशन कर्व के नाम से जानता हूं। सर मुझे क्यों जरूरत पड़ी इस चीज़ की, ट्रांजिशन कर्व की? क्या मैं एक स्ट्रेट को एक सर्कुलर से मीट नहीं करा सकता या कर्व नहीं बना सकता हॉरिजॉन्टल कर्व? बिल्कुल बना सकते हो। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ आएगी कि जो कंफर्ट होगा, ठीक है ना, जो कंफर्ट होगा, क्योंकि एकदम से तो तुम चल रहे हो किस पे, स्ट्रेट लाइन पे, और एकदम से क्या होगी साहब, सर्कुलर। इसका मतलब जो डिस्कम्फर्ट तुम फील करोगे, ठीक है ना, वो जो दिक्कत है, जो जर्क आप फील करोगे एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग, जो जर्क आप फील करोगे वो दिक्कत है किसके लिए साहब, इस कर्व के लिए, हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए। जबकि हम हैं साहब सिविल इंजीनियर, इसका मतलब हमें कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो एकदम से टर्निंग पॉइंट अगर मैं दे दूं तो ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएं। इसीलिए बेसिकली ग्रेजुअल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और एक ये भी होगा कि देखो स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं बात करूंगा, स्ट्रेट लाइन इसका मतलब रेडियस कहीं ना कहीं क्या होगी साहब, इन्फिनिटी। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट कर्व क्या शो करती है कि वहां पे उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी साहब, इन्फिनिटी। क्योंकि रेडियस का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि एक पाथ जो हो वो दूसरे पॉइंट से आके कहीं ना कहीं मीट कराए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल, दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। बट अगर मैं स्ट्रेट में अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास एक स्ट्रेट कर्व है, मेरे पास एक सर्कल है, सॉरी मेरे पास एक स्ट्रेट कर्व है, तो उसमें अगर मैं बात करूंगा तो रेडियस जो होगी उस स्ट्रेट कर्व की वो क्या होगी साहब, इन्फिनिटी। क्या होगी, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट में बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूंगा स्ट्रेट कर्व पे तो वो होगा सब जीरो। वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है मेरे पास mv² ओवर r, और जब मेरे पास रेडियस है इनफाइनाइट, जो मेरे पास रेडियस है इनफाइनाइट, तो सिंपल सी बात है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर मैं बात करूं कि सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व के बीच में अगर मैं प्रोवाइड करा देता हूं ट्रांजिशन कर्व, अगर मैं सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व के बीच में अगर मैं प्रोवाइड करा देता हूं ट्रांजिशन कर्व, दैट मींस यहां पे जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो था और यहां पे एकदम से जैसे ही मैं सर्कुलर कर्व पे पहुंचूंगा तो यहां पे रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, मतलब f हो जाएगा। ठीक है साहब। तो ये जो मेरे पास स्ट्रेट कर्व से एकदम मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो था और एकदम मेरे पास जैसे ही मैं सर्कुलर कर्व पे पहुंचूंगा, अगर इन दोनों को ही अगर मैं लेता हूं तो एकदम से मुझे जर्क फील होगा, क्योंकि एकदम तो मैं सीधा चल रहा था, एकदम से सर्कुलर कर्व पे जैसे ही मैं आऊंगा मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर साइड में अप्लाई होगा और वो मुझे बाहर खींचने की क्या करेगा साहब, कोशिश करेगा, बाहर खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो अगर मुझे बाहर खींचने की कोशिश करेगा तो एकदम से मुझे जर्क फील होगा, या जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अभी तक यहाँ पिक्चर में नहीं था लेकिन एकदम से पिक्चर में आएगा, इसलिए दिक्कत और आपत्ति होगी। इसीलिए जो हम कर्व प्रोवाइड कराते हैं इन दोनों के बीच में वो प्रोवाइड कराते हैं हम कौन सी कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ताकि वहां पे जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका क्या हो सके साहब, ग्रेजुअल, ठीक है ना, इनहेंस हो सके। मतलब यहाँ पे ग्रेजुअली जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो धीरे धीरे स्ट्रेट कर्व से सर्कुलर कर्व में मैं बोल सकता हूँ क्या हो साहब, इनबिल्ट हो, या तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे मुझे क्या हो इसका नॉलेज हो कि अभी तक तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो जीरो था, बट जैसे ही मैं बढ़ा इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास क्या हो गया साहब,
एफ के इक्वल हो गया। ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ पे 0 था और एकदम से मैं बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एकदम पी या एफ मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है साहब, तो इसीलिए हम प्रोवाइड कराते हैं क्या, ट्रांजिशन कर्व। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैं बात करूंगा प्लेन एरियाज की या रोलिंग एरियाज की, अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा साहब मैं, फॉर प्लेन एंड रोलिंग एरियाज। तो अगर मैं बात करूंगा फॉर प्लेन एंड रोलिंग, तो यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है वो होती है कहीं ना कहीं मेरे पास कितनी साहब, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। कितनी होती है साहब, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये है एक एम्पेरिकल फार्मूला। ये जो मेरे पास फार्मूला है वो कैसा है साहब, एम्पेरिकल फार्मूला है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास कैलकुलेट करने का, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है साहब, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा फॉर हिली एरियाज, किसके लिए बात करूंगा मैं, फॉर हिली एरियाज की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास होगा वो क्या हो जाएगी, एल एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कितना हो जाएगा मेरे पास, एल एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ठीक है साहब, बिल्कुल। वी जो होगा मेरे पास वो kmph में होगा, आर जो होगा मेरे पास रेडियस ऑफ द कर्व वो मीटर में होगी, इसमें होगी मीटर में होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमसे जो पूछा था वो किसके लिए पूछा था, प्लेन्स के लिए पूछा था। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे पास वो राइट हो जाएगा, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है साहब, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड 48 मीटर इज। द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर हमें दे रखी है। अब ये शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व क्या होता है साहब, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व होती है उसमें होती है मेरे पास एक सर्कुलर कर्व और एक होती है मेरे पास स्ट्रेट कर्व। एक होती है मेरे पास सर्कुलर कर्व और एक होती है मेरे पास स्ट्रेट कर्व। तो वो जो मेरे पास अलाइनमेंट को मैं मीट कराता हूँ किससे, हॉरिजॉन्टल कर्व को, सॉरी सर्कुलर कर्व को किससे, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास ये सर्कुलर कर्व है, ठीक है, और ये मेरे पास स्ट्रेट कर्व है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि इस सर्कुलर कर्व को मैं इस तरीके से शिफ्ट करूंगा ताकि ये जो मेरे पास ट्रांजिशन कर्व है इस पे ये टेंजेंशियली क्या हो साहब, मीट हो। ये जो मेरे पास सर्कुलर कर्व है इसको पीछे बैक साइड में मैं इस तरीके से शिफ्ट करूंगा, इस तरीके से मैं क्या करूंगा साहब, शिफ्ट करूंगा। शिफ्टिंग का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से मैं शिफ्ट करूंगा ताकि जो मेरे पास सर्कुलर कर्व है वो ट्रांजिशन कर्व से कैसे मीट करे साहब, टेंजेंशियली। कैसे मीट करे, टेंजेंशियली। और अगर ये मेरे पास टेंजेंशियली मीट कर रही है किससे, ट्रांजिशन कर्व से, दैट मीन्स क्या होगा साहब कि वो जो मेरे पास शिफ्ट होगी, वो जो मैंने बैक किया है उसको सर्कुलर कर्व को, वही मेरे पास क्या कहलाएगा, शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। क्या कहलाएगा साहब, शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। ठीक है साहब, शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, पहले तो हमने ये समझ लिया कि शिफ्ट होगा क्या, ठीक है ना। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगा तो वो जो हमारे पास होगा, देखो अभी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे दिख रहा था हमें, ठीक है, बिल्कुल वहां पे देख लिया हमने। हमें क्या दे रखा है साहब, रेडियस दे रखी है और लेंथ दे रखी है। तो शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कहीं ना कहीं क्या साहब, एल एस स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन 24 आर। क्या होता है मेरे पास, शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इक्वल्स टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर। मेरे पास बेसिकली क्या होता है साहब, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लेंथ भी गिवन है। लेंथ जो मुझे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48 मीटर दे रखी है। और जो मुझे रेडियस दे रखी है वो मुझे कितनी दे रखी है साहब, 300 मीटर। ठीक है, पुट करते हैं। आइए लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो लेंथ मुझे दे रखी है 48 मीटर, तो 48 का होल स्क्वायर 24 इंटू आर की अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे कितना दे रखा है साहब, 300। कितना दे रखा है, 300। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा देखते हैं उसको। ये मैं लिख सकता हूँ 48 इंटू 48 अपॉन 24 इंटू 300। इससे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है साहब, बिल्कुल। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा
0.32। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 0.32 हमारे पास क्या आ रहा है साहब? मीटर में आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साहब? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज। क्या पूछ रहा है साहब? परसेंटाइल स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साहब, हमारे पास कुछ स्पीड होती हैं, कुछ परसेंटाइल स्पीड होती हैं। कौन कौन सी? 98th परसेंटाइल स्पीड, ठीक है, जो कि शो करती है कहीं ना कहीं किसको साहब? जो कि शो करती है किसको? ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पीड को। किसको शो करती है साहब? ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पीड को क्या करती है साहब? शो करती है। कौन? 98th परसेंटाइल स्पीड। कौन शो करती है साहब? 98th परसेंटाइल स्पीड। बात समझ आई? ठीक है साहब, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा कि एक में हमारे पास जो होती है वो होती है 85th परसेंटाइल स्पीड, ठीक है। ये मेरे पास जो शो करती है वो शो करती है कहीं ना कहीं अपर सेफ लिमिट को। अपर सेफ लिमिट को क्या करती है? ये शो करती है। फिर होती है मेरे पास 50th परसेंटाइल स्पीड। ये मेरे पास मीन स्पीड बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? मीन स्पीड। मतलब 50% ऑफ द व्हीकल जो मेरे पास होंगे वो ऐसे होंगे जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर चल रहे होंगे, ठीक है ना। और 50% ऑफ द पार्टिकल जो मेरे पास होंगे वो कैसे होंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड से नीचे चल रहे होंगे, जो मेरे पास डिज़ाइन स्पीड है। सिमिलरली अगर मैं 98th परसेंटाइल स्पीड में अगर मैं बात करूँगा तो देखो 98% जो मेरे पास व्हीकल होंगे वो ऐसे व्हीकल होंगे जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड जो मेरे पास स्पीड डिज़ाइन के लिए दे रखी है उस स्पीड से कम या उस स्पीड पर चल रहे होंगे। ओनली 2% जो मेरे पास व्हीकल होंगे वो ऐसे होंगे जो उस स्पीड को क्या कर रहे होंगे साहब? ओवर कर रहे होंगे। उस स्पीड को क्या कर रहे होंगे? ओवर कर रहे होंगे, उससे ऊपर चल रहे होंगे और फिर अपना चालान कटवा लेंगे। बात समझ आती है? बिल्कुल साहब। सिमिलरली मेरे पास 85th परसेंटाइल के लिए भी है कि अपर सेफ लिमिट जो मेरे पास होती है कि 85% जो मेरे पास व्हीकल होंगे वो इस तरीके से होंगे जो एक पर्टिकुलर लिमिट या डिज़ाइन स्पीड से चल रहे होंगे या उससे कम पर चल रहे होंगे, ठीक है ना। 50% जो मेरे पास व्हीकल होंगे वो उससे ऊपर चल रहे होंगे। और जो मेरे पास 15th परसेंटाइल स्पीड होती है वो कहलाती है मेरे पास लोअर लिमिट। ये क्या कहलाती है हमारे पास? लोअर लिमिट। तो ये होगी साहब हमारे पास लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो किसके लिए पूछा गया साहब? ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए हम कौन सी स्पीड यूज करते हैं? तो हम लोग कौन सी करते हैं साहब? 98th परसेंटाइल स्पीड। कौन सी करते हैं? 98th परसेंटाइल स्पीड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। पेनिट्रेशन टेस्ट जो हम करते हैं बिटुमिन के लिए वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं? ग्रेड को, डक्टिलिटी को, विस्कोसिटी को, या फिर नोटा, नन ऑफ दी एबव होता है, ठीक है, नन ऑफ दीज यहाँ पे, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूंगा पेनिट्रेशन ग्रेड की, किसकी अगर मैं बात करूंगा साहब? पेनिट्रेशन ग्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला होता है बिटुमिन के टेस्टिंग के लिए वो होता है मेरे पास 10 इंटू पेनिट्रेशन डेप्थ। 10 इंटू पेनिट्रेशन डेप्थ इन mm, ठीक है सर, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा पेनिट्रेशन जो टेस्ट होता है बेसिकली बताता है किस चीज़ को साहब? पेनिट्रेशन ग्रेड को बताता है। किसको बताता है? ग्रेड को बताता है कि विटामिन का जो ग्रेड है वो कितना है। विटामिन का जो ग्रेड है वो कितना है या कौन सा ग्रेड विटामिन का है। सपोज दैट अगर आपको 80 दिया है, 100 दिया है, ठीक है, ये दिया है विटामिन के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है? इसके ग्रेड को बता रहा है। किसको बता रहा है साहब? ग्रेड को बता रहा है कि मेरे पास 80 ग्रेड की क्या है साहब? विटामिन है, ठीक है ना, और मेरे पास क्या है? 100 ग्रेड की क्या है? विटामिन है। वो कब होगा? ऐसा ग्रेड कब मुझे प्राप्त होगा? जब अगर पेनिट्रेशन मेरे पास कितना आ रहा है? 8 mm आ रहा है। अगर पेनिट्रेशन मेरे पास कितना आ रहा है साहब? 8 mm आ रहा है। इसका मतलब 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 इंटू 8 हो जाएगा मेरे पास 80। कितना हो जाएगा मेरे पास? 80 हो जाएगा। इसका मतलब पेनिट्रेशन ग्रेड जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा साहब? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अगर मैंने 80 100 लिखा हुआ है तो वो किस चीज़ को शो करता है, वो शो करता है कहीं ना कहीं ग्रेड को। कैसे करता है वो मैंने बता दिया कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन ग्रेड इक्वल्स टू 10 इंटू पेनिट्रेशन डेप्थ, जो कि mm में होती है। अगर मुझे डेप्थ मेरे पास आ रखी है किसी भी पर्टिकुलर विटामिन के लिए, जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, अगर वो 8 आ रखी है, 10 mm आ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या बन जाएगा, उसका ग्रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन ए जो हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा साहब, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 kmph। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछ रहा है साहब। चलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है साहब, ठीक है। एक चीज़ होती है साहब सुपर एलिवेशन। क्या होती है साहब, सुपर एलिवेशन नाम की एक बला होती है। क्या होता है साहब सुपर एलिवेशन, जब भी अगर मैं किसी कर्व पे मूव कर रहा हूँ, जब भी अगर मैं किसी कर्व पे मूव कर रहा हूँ तो क्या होता है कि अगर मैंने उस कर्व में सपोज दैट अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है और हॉरिजॉन्टल कर्व को मैंने रख रखा है फ्लैट, हॉरिजॉन्टल कर्व को मैंने रख रखा है फ्लैट, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कर्व पे जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैंने आप लोगों को बताया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसका मतलब मेरे व्हीकल को कहाँ ले जाएगा साहब, आउट ऑफ द ट्रैक ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, आउट ऑफ द ट्रैक ले जाएगा। इसी कारण से हमारे पास जो अपर एज होती है किसकी, रोड की, अपर एज होती है किसकी, रोड की, उसको मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर एंगल से या एक पर्टिकुलर स्लोप से उसको क्या कर देता हूँ, मैं इंक्रीज कर देता हूँ, राइज कर देता हूँ। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं साहब, सुपर एलिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आई, ठीक है साहब। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ई प्लस एफ। ई शो करता है हमारे पास सुपर एलिवेशन को, एफ शो कर रहा है हमारे पास फ्रिक्शन को। किसको साहब, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ये हमारे पास जो होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। आर मेरे पास शो कर रहा है रेडियस ऑफ द कर्व को, ठीक है ना। किसको शो कर रहा है साहब, रेडियस ऑफ द कर्व को। अब उसने पूछा है द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मेरे पास ये मुझे मिनिमम चाहिए, आर अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो वो कब पॉसिबल है, जब मेरे पास ये मैक्सिमम हो। या अगर मैं बोलूँ कि आर मिनिमम अगर मैं इधर साइड ले आता हूँ इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई प्लस एफ, ये हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मिनिमम आए तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास डिनोमिनेटर में ई और एफ है। इट शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम, तभी तो वो क्या आएगी साहब, चीज़ मिनिमम आएगी। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी साहब, कम होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कम होगी। बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम लोग को डिज़ाइन स्पीड दे रखी है जो कि हमारे पास kmph में होती है। यहाँ पे कितनी दे रखी है, 110 आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखी है साहब, डिज़ाइन स्पीड दे रखी है। अगर मैं बात करूँगा प्लेन टेरेन के लिए, अगर मैं बात करूँगा तो देखो साहब, प्लेन टेरेन के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ई की जो हमारे पास वैल्यू होती है फॉर प्लेन टेरेन वो होती है हमारे पास मैक्सिमम, बात कर रहा हूँ मैं ई मैक्स की जो बात करूँगा, ई मैक्स जो होता है हमारे पास फॉर प्लेन टेरेन वो होता है हमारे पास 0.07, या मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ प्लेन टेरेन के लिए वो कराता हूँ 7%। कितना कराता हूँ, 7%, ठीक है सर। और अगर मैं बात करूँगा किसकी साहब, लेटरल फ्रिक्शन की, अगर मैं बात करूँगा किसकी बात करूँगा, अगर मैं लेटरल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो वो जो मेरे पास होगा, लेटरल फ्रिक्शन जो मेरे पास होगा, इट शुड बी 0.15। कितना हो जाएगा सर, 0.15 ये होगा मेरे पास लेटरल फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में मेरे पास व्हीकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो मेरे पास फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो होगा मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और अगर मैं बात करूंगा रोड के अक्रॉस जो मेरे पास व्हीकल स्किड करना चाहता है उसको रोकने के लिए जो मेरे पास फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको मैं किस नाम से जानूंगा साहब, उसको मैं जानूंगा लेटरल फ्रिक्शन के नाम से। तो मैंने बोला कि लेटरल फ्रिक्शन की जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 0.15, और मेरे पास सुपर एलिवेशन की फॉर प्लेन टेरेन जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.07। मुझे क्या निकालना था, मिनिमम रेडियस निकालनी है मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मिनिमम रेडियस। इसका मतलब स्पीड मुझे दे रखी थी 110 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई कितना मेरे पास, मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 0.07 प्लस 0.15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या पाएंगे, देखो
हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 433 मीटर। अगर ऑप्शन है कोई तो देखते हैं साहब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साहब, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब ये जो मुझे देगा वो क्या दे देगा साहब, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व। क्या दे देगा, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व दे देगा। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो जगह की कमी तो है ही है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन तो है ही है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा करा सकता हूं, मैं उसको ज़्यादा रेडियस प्रोवाइड करा के मैं बहुत अच्छा कंफर्ट दे सकता हूं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम हैं साहब सिविल इंजीनियर, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, हम सेफ्टी पर्पज़ भी हमारा सॉल्व हो जाए, पैसा भी ज़्यादा ना लगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, what is the psychological widening of a pavement on horizontal curve of radius 230 meter for ruling speed 80 kmph। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो एक टर्म होती है हमारे पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक टर्म होती है हमारे पास कौन सी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्या होती है सब एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जब भी अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहा हूँ, जब भी अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटसाइड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, उस पर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे व्हीकल को क्या करता है, बाहर की साइड खींचने की कोशिश करता है। अब अगर मैंने आउटर साइड में अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग मतलब रोड को अगर चौड़ा नहीं बनाया तो क्या होगा कि अगर मेरा व्हीकल थोड़ी सी भी स्पीड से अगर वहाँ से मूव हुआ तो वो क्या कर जाएगा साहब, आउट ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। इसीलिए टू काउंटरएक्ट, ठीक है ना, टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ द ट्रैक प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो मेरे पास दो तरह की होती है, या दो चीज़ों का सम होता है। एक तो होती है मेरे पास मैकेनिकल वाइडनिंग, क्या होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग, जो कि मुझे प्रोवाइड करानी ही होती है। और दूसरी जो मेरे पास होती है वो होती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। क्या होती है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, कि एक में मेंटली भी जो मेरे पास ड्राइवर है, ठीक है ना, जो हमारे पास ड्राइवर है या हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, तो इसका मतलब क्या हो गया साहब कि मेरे पास मेंटली भी मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, जो मेरे पास स्पेस है, जो मेरे पास ओवरटेक, जो मेरे पास साइड से क्रॉस करके जा रहा है व्हीकल, उससे भी मैं सफिशिएंट डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ, और यहाँ पे भी मेरे पास गिरने के मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं साहब, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा, मैंने बोला कि ये मेरे पास जो सम होता है वो किसका होता था, मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का क्या होता है साहब, सम होता है, बिल्कुल। मैकेनिकल वाइडनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये होती है मेरे पास NL²/2R, ये मेरे पास मैकेनिकल वाइडनिंग होती है। प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये होती है मेरे पास वेलोसिटी या डिज़ाइन स्पीड इन kmph/9.5 अंडर रूट में R, और ये पूरा जो आता है हमारे पास वो आता है इन मीटर, पूरा जो मेरे पास आता है वो किस में आता है, इन मीटर में। बात समझ आती है कि नहीं आती है, ठीक है साहब। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो केवल बात कर रहा है किसके साथ, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की, उसने केवल बात की है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की, मैकेनिकल वाइडनिंग की उसने कोई बात नहीं की है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसका मतलब हम दोनों का सम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन अभी जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया केवल और केवल कौन सा साहब, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। क्या पूछा गया, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इसीलिए अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग बोलेंगे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है ना, बिल्कुल, इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, V इन kmph/9.5 अंडर रूट में R। क्या हो जाएगा मेरे पास, V कितना दे रखा है, V दे रखा है मुझे 80 kmph और रेडियस दे रखी है मुझे 230, ठीक है, 80 kmph ये मुझे दे रखा है अपॉन 9.5 अंडर रूट में 230, सही है, ये दे रखा था मुझे। चलो साहब बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है, चलो साहब। तो ये क्या होगा बेसिकली मेरे पास, सॉल्व करो इसको,
ये आ गया मेरे पास सब कितना 0.555, बिल्कुल कितना आ गया 555 मीटर, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऊपर, बॉम्बे। कौन सा हो गया साहब, बॉम्बे। मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, राइट हो जाएगा। बात सुन आती है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस क्या होती है साहब, ये हमारे पास डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस जिस पे मैं अगर मैं बात करूं अपने व्हीकल को सफिशिएंट टाइम में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, या अगर मैं बात करूंगा कि विदाउट एक्सीडेंट मैं क्या कर सकता हूं, अपने व्हीकल को रोक सकता हूं, वो कहलाती है मेरे पास स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। या मैं बोलूँगा कि वो मिनिमम मेरे पास डिस्टेंस जो कि सामने आने वाला जो मेरे पास व्हीकल है वो मुझे पहले से ही दिखाई दे जाए और मैं अपनी गाड़ी को क्या कर लूँ सब कंट्रोल कर लूँ। स्पीड वगैरह टाइम वगैरह उस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट फिर भी मिनिमम डिस्टेंस अगर मुझे स्पीड पता हो, अगर मुझे ठीक है ना टाइम पता हो, तो वो मुझे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए ताकि सामने आने वाला जो व्हीकल है वो मुझसे ना टकराए, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है साहब। और इसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का, वो होता है मेरे पास एस एस डी इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू एफ। ठीक है साहब, इंटू बी भी लगा लो अगर एफिशिएंसी को कंसिडर कर रहे हो, ब्रेक एफिशिएंसी होती है वी बी। तो अगर मैं बात करूंगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, वी जो है मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी को शो कर रहा है मीटर पर सेकंड में, इसमें शो कर रहा है साहब मीटर पर सेकंड में। टी जो है मेरे पास वो है रिएक्शन टाइम, टी जो है मेरे पास क्या है, रिएक्शन टाइम है, कितनी देर में मुझे वो व्हीकल दिखा और कितनी देर में मैंने रिएक्ट किया और उस टाइम में मैंने क्या किया, व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई की, वो कहलाता है मेरे पास रिएक्शन टाइम। वी अगेन मेरे पास स्पीड है, जी मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ जो है मेरे पास वो फ्रिक्शन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और बी जो है मेरे पास वो क्या है, ब्रेक एफिशिएंसी। ये क्या है मेरे पास, ब्रेक एफिशिएंसी। ब्रेक एफिशिएंसी अगर क्वेश्चन में दे रखी है तब हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, अगर ब्रेक एफिशिएंसी नहीं दे रखी है तब हम लोग कंसीडर नहीं करके चलते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। चलो साहब, तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोल रखा है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है साहब, एसएसडी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, हाँ जी कर तो रहा है, स्पीड ऑफ द व्हीकल, हाँ जी कर तो रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, हाँ जी कर तो रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऑल ऑप्शन जो हो जाएंगे मेरे पास वो क्या हो जाएंगे साहब, करेक्ट हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बात समझ में आती है, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन इज रिलेटेड टू द पेंस्की मार्टिन टेस्ट। कौन सा सा, पेंस्की मार्टिन टेस्ट, बिल्कुल। चलो बिटुमिन पे हम बिटुमिन की प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं और वो जो हम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेसिकली क्या, पेंस्की मार्टिन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, और उसी के नाम से उसका टेस्ट रखा गया है साहब। तो अगर मैं बात करूँगा किसकी, कि पेंस्की मार्टिन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू जो हम टेस्ट करते हैं कंडक्ट ऑन बिटुमिन, वो करते हैं हम कौन सा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। कौन सा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं साहब, कंडक्ट कराते हैं। क्या होता है फ्लैश पॉइंट और क्या होता है फायर पॉइंट। तो अगर मैं बात करूंगा कि जो मेरे पास बिटुमिन है, अगर उस बिटुमिन को एक मिनिमम टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर लाया जाए फॉर ए मूवमेंट, क्या बोला मैंने बोला कि जो मेरे पास बिटुमिन है उसको एक मिनिमम टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाया जाए फॉर ए मूवमेंट, के मैं लेके आया और तुरंत मैंने हटा लिया, वो कहलाता है मेरे पास फ्लैश पॉइंट। क्या कहलाता है मेरे पास, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और अगर मैं फायर पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो जो मेरे पास मिनिमम टेम्परेचर है उस मिनिमम टेम्परेचर पे उसको मैं कांटेक्ट में लेके आया बट एट लीस्ट 5 सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए अगर मैं कांटेक्ट में लेके आया तब वो कहलाएगा मेरे पास कैसा, फायर पॉइंट। क्या कहलाएगा, फायर पॉइंट। ये दोनों ही जो मेरे पास फ्लैश पॉइंट है, मेरे पास फायर पॉइंट है, दोनों ही जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं साहब किससे, पेंस्की मार्टिन इंस्ट्रूमेंट से। किससे, पेंस्की मार्टिन इंस्ट्रूमेंट से। इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी क्या है साहब, पेंस्की मार्टिन टेस्ट है हमारे पास। फ्लैश और फायर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो वेरी करता है वो वेरी करता है अप्रॉक्सीमेटली 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कितना,
160 टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एवरेजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू एग्रीगेट फॉर इट्स एवरेजन रेजिस्टेंस। एवरेजन जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास वो कहीं ना कहीं जो शो करता है वो शो करता है किसको साहब, वियर एंड टीयर को। किसको शो करता है, वियर एंड टीयर को शो करता है। कौन, एवरेजन टेस्ट या फिर एवरेजन रेजिस्टेंस। एवरेजन की अगर मैं बात करूंगा तो वो वियर एंड टीयर को शो करता है। एवरेजन रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्रॉपर्टी शो करता है उस एग्रीगेट की जो वियर एंड टीयर उसके ऊपर होने वाला है उसका वो कितना अपोज कर सकता है, कितना रेजिस्ट उसको कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक जो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होता है एवरेजन टेस्ट के लिए वो होता है हमारे पास लॉस एंजलस टेस्ट। कौन सा होता है साहब, लॉस एंजलस टेस्ट। दूसरा हमारे पास जो टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास डॉरी एवरेजन टेस्ट। कौन सा होता है, डॉरी एवरेजन टेस्ट। और एक और मेरे पास टेस्ट होता है कौन सा, डेवल एट्रिशन टेस्ट। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से एवरेजन रेजिस्टेंस से हम लोग निकालते हैं क्या, हार्डनेस। क्या चेक करते हैं हम लोग, हार्डनेस। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं साहब, चेक करते हैं किससे, एवरेजन रेजिस्टेंस से। अगर मैं बात करूंगा एवरेजन की, ठीक है ना, और एट्रिशन की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों जो प्रॉपर्टी हैं वो काइंड ऑफ मेरे पास सिमिलर हैं, या मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में, बट इनमें जो एक प्रॉपर्टी है वो दोनों में सेम है। कौन सी, हार्डनेस। कौन सी, हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट या हार्डनेस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो क्या है साहब, सेम है। इसीलिए अगर मैं बात करूंगा कि एवरेजन रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास वियर एंड टीयर के लिए टेस्ट किया जाता है वो कौन कौन से किए जाते हैं, डेवल एट्रिशन टेस्ट, डॉरी एवरेजन टेस्ट और लॉस एंजलस टेस्ट। और मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट होता है हमारे पास यूज वो ये होता है साहब, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यूज होता है वो कौन सा होता है, लॉस एंजलस टेस्ट। इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 80 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द कर्व इज 300 मीटर। आप लोगों को बता चुका हूँ मैं शिफ्ट का। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि पूछ लेता है यार, आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो शिफ्ट होती है हमारे पास एल एस स्क्वायर अपॉन 24R, ये होती है हमारे पास शिफ्ट। ठीक है, एल की अगर मैं बात करूँगा कितना दे रखा है मुझे, एल दे रखा है मुझे कितना, 80 मीटर। कितना दे रखा है, 80 मीटर। 80 का होल स्क्वायर अपॉन 24 इंटू, अगर मैं आर की बात करूँगा तो आर दे रखा है मुझे कितना सा, 300। कितना दे रखा है, 300। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है अपने एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, ये मोटिव है मेरा आप लोगों तक पहुँचाने का। बात समझ आती है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ रहा है मेरे पास 0.888 आ रहा है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ क्या सा, 0.89। कितना, 0.89 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो देखो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास बम्प इंटीग्रेटर, जो कि ये है बम्प इंटीग्रेटर, और दूसरा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारे पास रफोमीटर। क्या होता है साहब, रफोमीटर। दोनों ही जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज होते हैं किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि जो मेरे पास रफोमीटर होता है वो थोड़ा सा स्पीडली मेजर करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूंगा बम्प इंटीग्रेटर से। ठीक है, हाँ, क्योंकि बम्प इंटीग्रेटर जो मेरे पास होता है उसकी जो स्पीड होती है अबाउट, वो होती है लगभग, एक गाड़ी से हम लोग उसको, ठीक है ना, बांध के तब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड 35 kmph से हम लोग क्या कराते हैं, उसको मूव कराते हैं। ठीक है ना, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, रोड पे चलते चलते क्या करता है, उसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट को मेजर करता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा रफोमीटर की, तो उसकी जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो होती है साहब कितनी, अबाउट 60 kmph में बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ एक पर्टिकुलर रेंज जो कि होती है 40 to 60 kmph।
कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास रफोमीटर होता है वो स्पीडली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करता है एज कंपेयर टू बम्प इंटीग्रेटर। बट अगर दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही किस लिए यूज होते हैं, टू मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए। इसलिए मेरे पास ऑप्शन जो हो जाएगा बोथ वाला, मतलब बोथ बम्प इंटीग्रेटर और रफोमीटर, ये ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? 2018 में पूछा गया साहब ये जेई में मॉर्निंग शिफ्ट में। मोस्टली जो क्वेश्चन लिए मैंने वही लिए कि आपका एग्जाम भी बिल्कुल ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख के जा सको, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तुम्हारे। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी ना इसने कि जो ट्रैफिक दे रखा है वो मुझे टू वे दे रखा है, लेकिन रोड जो है मेरे पास वो कैसा है, सिंगल लेन। रोड जो है मेरे पास वो कैसा है, सिंगल लेन मेरे पास रोड है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। बिल्कुल हमें पता है साहब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ SSD की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें जो रिएक्शन टाइम हम लोग लेके चलते हैं वो 2.5 सेकंड लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, OSD की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो हम लोग रिएक्शन टाइम लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं, 2 सेकंड हम लोग लेके चलते हैं बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर मैं SSD की बात करूँ, तो मैंने बताया था अभी आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, V इंटू टी प्लस V²/2GF। बी मैंने बोला था कि अगर ब्रेक एफिशिएंसी दे रखी है क्वेश्चन में तब मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं उसको रिमूव कर दूंगा, लीव कर दूंगा। ठीक है, अब जो मुझे दे रखा है वो मुझे किस में दे रखा है साहब, ठीक है 2.5 सेकंड दे रखा है। वेलोसिटी जो मुझे दे रखी है, स्पीड जो दे रखी है 60 kmph दे रखी है। इसका मतलब ये मुझे कैपिटल V दे रखा है 60 kmph, लेकिन मैं तो फॉर्मूला किस में अप्लाई कर रहा हूँ साहब, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब मेरे पास 60 इंटू 5/18, इसको कन्वर्ट कर लो साहब, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16.66 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास, ठीक है। बिल्कुल, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो SSD निकालना है साहब, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जो लाइन है ना, ये वाली जो फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर मैं बात करूँगा वेलोसिटी की, ये कितनी होगी मेरे पास 16.66 इंटू रिएक्शन टाइम दे रखा है हमें 2.5, कितना दे रखा है 2.5 प्लस V की अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरे पास कितना है 16.66 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू F। फ्रिक्शन फैक्टर की अगर मैं बात करूँगा तो वो मैं ले लूँगा कितना साहब 0.15, कितना ले लूँगा साहब 0.15 में ले लूँगा। बात समझ आई कि नहीं? बिल्कुल ठीक है साहब, ये मेरे पास हो गया, नहीं 0.35 में लूँगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल लेटरल डायरेक्शन की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये जो काम कर रहा हूँ मैं कौन सी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, जिधर व्हीकल मूव कर रहा है उधर ही तो कर रहा हूँ। इसका मतलब फ्रिक्शन फैक्टर जो लूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लूँगा वो कौन सा लूँगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाला लूँगा। वो जो कितना होता है मेरे पास 0.35। अगर मैं सुपर एलिवेशन की बात करता, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता था, इसका मतलब ये सारे जो काम कर रहा था मैं वो लेटरल डायरेक्शन में कर रहा था। कौन सी डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, इसीलिए वहाँ पे लेता मैं कितना 0.15। ठीक है, अच्छा है, ये अच्छी चीज़ हो गई एक, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भी डाउट हो जाए कभी कभी कि क्या होगा सर यहाँ पे कितना लेना है, लेटरल वाला लेना है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वाला लेना है। तो ये अच्छा है, याद आ गया मुझे, ठीक है ना, तो आप लोगों को बता दिया मैंने। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है साहब, वो आएगा अपने पास 61, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास 82.06, कितना आ रहा है 82.06 मीटर। बट अगर मैं बात करूँगा, ये मेरे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गई, जो कि एक ऑप्शन मुझे दे रखा है सब। इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये दे रखा है साहब कि मेरे पास जो रोड है वो तो है सिंगल लेन, जो रोड है मेरे पास वो कैसा है, सिंगल लेन।
बट उस पर जो ट्रैफिक है वो टू वे ट्रैफिक है, उस पर जो ट्रैफिक है वो क्या है साहब, टू वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन रोड पे ही। इसका मतलब कि इस केस के लिए जो हमारे पास SSD हो जाता है, इस केस के लिए जो हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ SSD। कितना हो जाता है साहब, 2 टाइम्स ऑफ SSD हो जाता है किसके लिए, फॉर सिंगल लेन, फॉर टू वे ट्रैफिक एंड टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड, ऑन सिंगल लेन रोड। इस केस के लिए मेरे पास कितना हो जाता है साहब, 2 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 82.06, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साहब, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया अप्रॉक्सीमेटली 164। कितना आ गया, 164 मीटर। ऐसा कुछ ऑप्शन में दे रखा है आई थिंक, हाँ जी, ये आ गया मेरे पास 164.42, लिख दूं पूरा, ठीक है साहब, 164.42 मीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा साहब, आंसर आ जाएगा पूरा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। और यहाँ पे जो मोस्टली गलतियाँ होती है वो यही वाली होती है कि हम लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक करके आते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते। अगर मैं सिंगल लेन की बात कर रहा हूँ, टू वे ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है वो कितने टाइम्स होती है साहब, 2 टाइम्स होती है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यूज फॉर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एज पर IRC। IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। तो जो मेरे पास अभी देखो दोनों को मैं यूज़ कर चुका हूँ, आप लोगों को देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए। अगर मैं लेटरल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कितना होगा 0.15, और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल अगर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कितना होगा 0.35। इसका मतलब IRC कितना बोलता है साहब, 0.15 तो बोलता है किसको, लेटरल फ्रिक्शन को, और 0.35 बोलता है किसको, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को। बट ये जो है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो है वो मेरे पास स्पीड के अकॉर्डिंगली भी चेंज होता रहता है, स्पीड के अकॉर्डिंगली भी क्या होता है साहब, चेंज होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, 0.35। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा साहब, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ विड्थ, द राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड शोल्डर, कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन, कैरिज वे एंड रोड मार्जिन, एंड डी ऑप्शन जो मेरे पास वो है रोड मार्जिन एंड शोल्डर, ठीक है साहब। राइट ऑफ वे की बात कर रहा है तो देखो साहब, सबसे पहले जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास क्या, कैरिज वे, जिसमें मेरा व्हीकल मूव करता है उसको मैं बोलता हूँ क्या साहब, कैरिज वे। क्या बोलता हूँ, कैरिज वे। इसके आगे जो हम लोग इमरजेंसी के लिए एक वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं बोथ साइड में, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से साहब, शोल्डर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, शोल्डर के नाम से। जिस पे मेरा व्हीकल मूव कर रहा है उसको मैं किस नाम से बोल रहा हूँ, जिस पे मेरा व्हीकल मूव कर रहा है उसको मैंने बोल दिया कैरिज वे। और फॉर इमरजेंसी पर्पस, या आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप लोग क्या करते हो, रोड पे चल रहे हो, साइड में इंडिकेटर देके आप लोगों ने गाड़ी रोक ली, वहाँ पे वो जो प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा, वो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर। तो कैरिज वे के साथ अगर मैं शोल्डर को भी अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं रोड वे। किस नाम से जानते हैं साहब, रोड वे के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि रोड शोल्डर के बाद अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया किसको साहब, रोड मार्जिन्स, मतलब फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स, फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स हम लोग क्या करके चलते हैं, रोड का मार्जिन लेके चलते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाए। इसका मतलब क्या होता है साहब कि रोड को हमें चौड़ा करना पड़ सकता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के घर की साइड में जहाँ पे भी हाईवेज हैं वहाँ पे देखा होगा आपने, टाइम टू टाइम उनको क्या किया जाता है साहब, ब्रॉड किया जाता है। ब्रॉड कैसे कर पा रहे हैं कि वो क्या करके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा रोड मार्जिन लेके चल रहे हैं। अगर नहीं लेके चल रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे घर भी टूटते हुए देखे होंगे, अगर कहीं से भी सिटी में से अगर एक रोड बड़ा होकर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर रोड मार्जिन नहीं लिया था। अगर नहीं लिया था तो इसका मतलब तो क्या है कि जो आसपास का माहौल है उसको तोड़ना पड़ेगा साहब। तो अगर आप अच्छे इंजीनियर हो तो आप लोग हमेशा क्या लेके चलोगे साहब, रोड मार्जिन लेके चलोगे। तो ये हो गया मेरे पास कैसा, रोड मार्जिन। क्या हो गया, रोड मार्जिन मेरे पास हो गया, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये मैंने बोला कि कैरिज वे और शोल्डर को अगर मैं ऐड कर दूंगा जो कि एक्स्ट्रा इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है,
तो उसको मैं बोलूँगा रोडवे। और अगर मैं इसमें रोड मार्जिन को भी अगर मैं ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें रोड मार्जिन को भी ऐड कर दूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा साहब, ये जो कह रहा है वो आ जाएगा राइट ऑफ वे। क्या हो जाएगा साहब, राइट ऑफ वे यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ आई है? बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन है राइट ऑफ वे का वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, कैरिज वे प्लस शोल्डर एंड रोड मार्जिन। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तब मेरे पास रोड का क्या मिल जाएगा, राइट ऑफ वे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साहब, राइट ऑफ वे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डील किए हाईवे से रिलेटेड, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए, और इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक ही एग्जाम में नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ से मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में सिखा सकूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे। थैंक यू।